सेंटर मास में अपन बात कर चुके थे कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे अपन ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस करने के लिए सारी बॉडी का मास कंज्यूम कर एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं बोल दूं ये वो पॉइंट है जहां सारा मास रख सकता हूं, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये। अलग अलग मास कहीं पे भी रखे हो आप, सारे मास को इस जगह रख दो लाके, और वही मोमेंटम कर दो उस पॉइंट मास का, वही मोमेंटम कर दो जो अलग अलग का था, वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन कर दो जो अलग अलग का था। मतलब अलग अलग से जो आएगा m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2, m1 b1 plus m2 b2 upon m1 plus m2। तो बोल दो मोमेंटम का टोटल वही आना चाहिए जो सेंटर मास का आ रहा है, या उनका जो आ रहा है वही सेंटर मास का आना चाहिए। इस टाइप से सेटलमेंट कर देंगे। ओके सर, अब आज अपन ये बात करके आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब अपन सिर्फ सेंटर मास को निकालने वाली बातें करते हैं। तो सेंटर मास फाइंड आउट कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से हो, इधर सुनो मेरे बच्चों। सेंटर मास के बारे में हमने जो बात बोली थी, सेंटर मास बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। ओके सर, याद है एल बना के देखा था तो बॉडी के बाहर था, ओ के अंदर बॉडी के अंदर था, इनसाइड द ऑब्जेक्ट था। ओके, बॉडी पर लाई करेगा या बॉडी पर लाई नहीं करेगा वो भी अपन देखा। अच्छा, सेंटर मास पर सारा मास अपन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एक टर्म होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो खैर इसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी उलझ जाओगे। चलो ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास की बात है। मैं अब सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, तो सुनना। तो सेंटर ऑफ मास में अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया हो, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो होता है बच्चों m1 x1 प्लस m2 x2। ऐसे अलग अलग कोऑर्डिनेट का सबका m इंटू एक्स कर दो, अपॉन नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, सारे मास का टोटल कर दो। ये एक्स कोऑर्डिनेट बता देगा सेंटर ऑफ मास का, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट और ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये तब जब अलग अलग कोऑर्डिनेट की बात करें। अगर ये तब जब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो, फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। क्या है ये, फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा होगा। ओके, अगर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट हो बच्चों, कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट, तो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए आधा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है, तो बोल दो फिर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट तो इंटीग्रेशन आने लग जाएगा। डिस्क्रीट के लिए अलग आता है, कंटीन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन आने लग जाएगा। तो वो तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा, कंटीन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसका, उस ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट और वहां जितना मास बढ़ा है उसका। तो वो तो जब कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हर छोटे छोटे एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग आएगा। कोई कहां रखा है, कोई कहां रखा है, कोई कहां रखा है। मैं बोलूं कंटीन्यूअसली प्लेस्ड है ये ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलूं कंटीन्यूअस बॉडी के हर पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, मतलब बदल सकता है। ठीक है, अपॉन dm का इंटीग्रेशन, नीचे टोटल मास है, तो ये है फॉर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट ऐसे ही y और z निकाल लेंगे, तो इसमें जैसे y और z निकालेंगे वैसे इसमें भी निकाल लेंगे। कैसे, y सेंटर ऑफ मास में y dm का इंटीग्रेशन अपॉन dm का इंटीग्रेशन। तो मैं बोलूं डिस्क्रीट में अलग अलग जोड़ूंगा और इसमें इंटीग्रेशन कर दूंगा, बस ये अंतर है। सर एक एक एग्जांपल देके बताओ, आ जाओ। तो आज हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे हैं, आ जाओ इधर देखो। ये 1 kg, ये 2 kg है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 6,0 और इसके 0,0। क्या मैं बोलूं ये दो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग रखे हुए ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं दिस इज नॉट कंटीन्यूअस बॉडी, ये सतत ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग दो पार्टिकल रखे हैं। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूं। तो सर ये वाले फॉर्मूले लगाओ। आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट का निकालो, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास x, y, ये दोनों निकालने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के निकालने हैं। यानी कि एक्स वाई प्लेन में बातें करनी है। बताओ पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पसंद करोगे या वाई। मैं तो पहले वाई निकालना पसंद करूंगा, क्यों, क्योंकि वाई में मजा आ जाएगा, वाई में दोनों जीरो। देखो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं बोल दो m1 into 0, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0। देखो हेलो, तो मैं बोल दो m1 y1 1 into 0, m2 y2 है, जैसे m1 x1 था वैसे m2 y2, m1 y1 plus m2 y2, m1 y1 plus m2 y2 अपॉन m1 plus m2। तो बोल दो बच्चों 0 आ गया, देखो y कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। ऐसे x कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x सेंटर ऑफ मास, बोलो कितना आएगा, बोलो। तो m1 इधर देखो m1 x1, तो बोल दो 1 into 0 प्लस m2 x2, तो m2 हो गया 2 किलो और x2 हो गया 6 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो बोल दो आ जाएगा ऊपर 12 और नीचे 3, तो बोल दो 4 आ गया। तो बोल दो x कोऑर्डिनेट 4 आ गया और y 0 आ गया, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 4 और y आ गया 0। तो बोल दो ये 4,0 पे सारा मास रख दो, ये आ गया सेंटर ऑफ मास 4,0 पे सारा मास। ये था 6,0,
ये था 0,0, तो बताओ सारे मास 3 किलो का कहां एज्यूम करूंगा? ब्लू कलर से लिख रहा हूं, तो सारे 3 किलो मास को यहां एज्यूम कर लो। ब्लू कलर से लिख रहा हूं बच्चों, 3 किलो मास को पूरे को यहां एज्यूम कर लो। कहां पे? ये 4,0, और इसकी स्टडी कर लेना। 3 किलो पूरे मास को 4,0 पे एज्यूम करके इसकी स्टडी कर लेना। यही स्टडी आपको पूरे सिस्टम की स्टडी दे देगी। सर स्टडी कैसे करनी वो आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं ये देख रहा हूं कि मास रखना कहां है। स्टडी कैसे करनी वो आगे पढ़ेंगे। वो उसका हिंट मैंने थोड़ा लास्ट टाइम पे दिया था, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन वो स्टडी बाद में। अभी तो सेंट्रो मास रखते कहां? अब सुनना, ये 2 पॉइंट मास का सेंट्रो मास निकाला। इसमें काम की बात देख बच्चे, सेंट्रो मास थोड़ा सा भारी की तरफ आया। द सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स भारी। देखो 2 किलो की तरफ आया, देखो मिड में नहीं आया है बच्चों। यहीं से तो कंसेप्ट बनेंगे। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन मिड, ये 3,0 पे नहीं है, थोड़ा सा भारी की तरफ है। देखो yes. मेरे बच्चों ध्यान से देखो, भारी की तरफ है। यहीं से मैं तेरा सेंट्रो मास तगड़ा करूंगा। हाँ सर यार ये तो काम की बात है, भारी की तरफ है। ओके 1 मिनट बच्चों। हाँ तो सेंट्रो मास बच्चों भारी की तरफ है। यस सर। अब सुनना ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। सर भारी की तरफ इसके कोई कंसेप्ट बनाओगे क्या? बिल्कुल जबरदस्त बनाऊंगा, उसी से तो मेरे सेंट्रो मास पे कमांड होगी। बताओ सर कैसे? बताता हूँ। ये सेंट्रो मास निकालना तो सीख गए सर हम। 2 का निकालो चाहे 10 का निकालो, बात तो एक ही है। 4 रखे होते तो चारों का M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 कर देता। तो सर वो तो ठीक है। आप तो ये बताओ सर, आप कुछ कह रहे थे भारी की तरफ कोई कंसेप्ट बता रहे थे, बताता हूँ। अब सुनना, जैसे मान लो मैंने सेंट्रो मास को ओरिजिन पे मान लिया। उल्टी बात कर रहा हूं मैं, मान लूं सेंट्रो मास ओरिजिन पे, तो एक मास को अगर मैंने यहां रखा, इधर देख, या चलो एक्स एक्सिस पे रखता हूं। एक मास को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, x1 दूरी पर M1। ध्यान से सुनना मेरी बात। और एक मास को पीछे रखा M2 मास को x2 दूरी पे। सुनते जाना ध्यान ढंग से। एक मास को रखा M1 को x1 पे, और एक मास को रखा M2 को x2 पे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तो मैं बोलता हूं ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे रखा, ये एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे जबरदस्त चीज बताऊंगा, उससे मैं तेरा सेंट्रो मास की पूरी रूपरेखा बदल दूंगा। तो यहां पे मैं बोलता हूं इसका कोऑर्डिनेट x1, 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट बोल दो बच्चों -x2, 0 हो गए। हेलो ये ओरिजिन है। सुनते जाओ चुपचाप सुनते जाओ। मैं एक मास M1 को x1 पर रखूं और M2 को x2 पर, ये इनमें रिलेशन क्या हो कि सेंट्रो मास ओरिजिन पर आ जाए। M1 M2 x1 एंड x2 में रिलेशन क्या हो? मेरा क्वेश्चन सुनना। M1 M2 x1 x2 में रिलेशन क्या हो? में रिलेशन क्या हो कि सेंट्रो मास ओरिजिन पर जाए, सेंट्रो मास 0,0 पर आए पर हो। ये मेरा क्वेश्चन है। सुनना, यहां से ऐसी जबरदस्त चीज निकलेगी। चलाओ सर। इस पे अभी वापस आ रहा हूं मैं। थोड़ी जगह बना रहा हूं। इधर देखो सर, इनमें रिलेशन क्या हो कि सेंट्रो मास ओरिजिन पे आ जाए? बात आता हूं, ध्यान से सुनना। क्या मैं बोल दूं बच्चों सॉल्यूशन में? क्या मैं बोल दूं सेंट्रो मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रो मास का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रो मास का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो बोल दो M1 x1 प्लस M2 x2। मैं बोल दूं या -x2 है। M1 x1 माइनस M2 x2, M2 माइनस x2 अपॉन M1 प्लस M2। और व्हाट डू यू वांट? सर वी वांट दिस 0, तो रखो 0। तो बोल दो ये भी इधर आके 0, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। नीचे से मास आगे 0 हो गया, तो बोल दो आंसर आ गया M1 x1 माइनस M2 x2। आपको जान के ताज्जुब होगा, इसको इधर भेजो। M1 x1 उधर ही रख दिया, M2 x2 इधर भेज दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा। दिस एम्प्लाइज, मैं बोल दूं M2 by M1 is equal to M2 by M1 is equal to x1 by x2। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मास के उल्टे रेशो में डिस्टेंस होती है। मास के उल्टे रेशो में डिस्टेंस होती है। सेंट्रो मास से जितना मास ज्यादा दूर होता है उतनी डिस्टेंस कम होती है उसकी। यानी कि सेंट्रो मास भारी के करीब होता है। जितना मास ज्यादा होगा, अगर M1 ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं x1 कम होगा या x2 ज्यादा होगा। बोल दो M1 ज्यादा होगा तो x2 ज्यादा होगा।
यानी कि अगर मास m1 ज्यादा है तो x2 ज्यादा होगा, यानी कि सेंट्रो मास x2 से दूर होगा। छोटा हल्का मास दूर होता है। अरे दोनों के मल्टीप्लिकेशन सेम है, क्यों समझ ले? सेंट्रो मास से दोनों m और x के मल्टीप्लिकेशन सेम है। सेंट्रो मास से जितना मास m और x का मल्टीप्लिकेशन सेम आया तो वो तो हल्का मास होगा। अगर m कम होगा, m1 कम होगा तो x1 ज्यादा होगा। मल्टीप्लिकेशन वुड बी सेम, तो वो तो हल्का मास ज्यादा दूर होता है सेंट्रो मास से। हेलो, ये समझिए, ये देख, ये हल्का मास ज्यादा दूर होता है। जितना मास कम होता है उतना x ज्यादा होता है सेंट्रो मास से। जितना मास कम होता है उतना x ज्यादा होता है, तो हल्का मास सेंट्रो मास से ज्यादा दूर होता है। हेलो, और मैं बोलता हूं जितना मास ज्यादा होगा, अगर m2 ज्यादा है तो मैं बोलता हूं x2 कम होगा, यानी कि भारी मास सेंट्रो मास के करीब होता है। तो भारी मास सेंट्रो मास के करीब होता है, हल्का मास दूर होता है। इस बात को उल्टा बोल दूं, सेंट्रो मास भारी के पास होता है। इधर देख, अभी पिछला क्वेश्चन देख, पिछले क्वेश्चन में याद कर, एक 2 किलो था और एक 1 किलो था। एक 2 किलो था, एक 1 किलो था। बता 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 कौन सा मास भारी है? बता इन दोनों में से कौन सा मास भारी है? 2 किलो। तो मैं बोल दूं 2 किलो सेंट्रो मास के करीब होगा। जो मास भारी होता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो सेंट्रो मास के करीब होता है, उसका x2 कम होता है। याद है x2 सेंट्रो मास की m2 से दूरी थी, m2 की x2 दूरी थी सेंट्रो मास से। तो मैं अगर m2 ज्यादा है तो m2 अगर ज्यादा है तो इसका x2 कम होगा, यानी कि सेंट्रो मास से दूरी कम होगा। हेलो, और x1 ज्यादा होगा। हेलो, ये बात सिखाने के लिए मैंने तेरे को इतनी रामायण गई है। तो मैं बोल दूं जितना भारी मास होता है उतना सेंट्रो मास के करीब होता है, या उल्टा बोल दूं भारी मास के करीब सेंट्रो मास होता है। जितना मास हेवी होगा उसकी तरफ सेंट्रो मास होगा, ताकि भारी मास से दूरी कम हो जाए। हेलो, एक और बात देख, अरे और देख बेटा, बहुत सीखने की बात है। और देख, मैं बोल दूं ये m बराबर है कि दोनों तरफ जी लगा दो। दोनों तरफ जी लगा दो, दोनों तरफ जी लगा दिए। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये mg हो गया इसका फोर्स, इधर देख, ये m2g हो गया इसका फोर्स, और मैं बोलता हूं m1g हो गया इसका फोर्स। इधर देख, इधर डायग्राम बना रहा हूं, ये हटा रहा हूं, इधर देखो सब। तो ये रिलेशन बन गया सर। इधर देख ध्यान से, दोनों तरफ mg लगा दिया, समझता है ढंग से। तो बोलता हूं ये देखो, ये ओरिजिन, ये सेंटर ऑफ मास, और मैं बोलता हूं बच्चों ये m1, ये m1, मैं बोलूं ये m1g लगा दिया नीचे, ये m1 मास है, m1g लगा दिया। और मैं बोलूं बच्चों ये m2 मास है, ये m2 मास है, m2g लगा दिया। और मैं बोलूं बच्चों ये x2 दूरी है और ये x1 दूरी है। क्या मैं बोलूं ये तो एक तरीके से टॉर्क होगा, एक तरीके से टॉर्क बैलेंस होगा। देखो mg हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, mg हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू x1, इसका टॉर्क हो गया। फोर्थ इंटू फोर्थ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। फोर्थ इंटू फोर्थ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। आगे बढ़ाऊंगा, और ऐसे इधर फोर्थ इंटू फोर्थ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर टॉर्क हो गया। तो क्या मैं बोल दूं ये तो एक तरीके से टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन आ गई। m1 x1 बराबर m2 x2, तो टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन है सेंटर मास के अबाउट। मैं बोल दूं इसका मतलब सेंटर मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट टॉर्क या कपल बैलेंस होता है। टॉर्क को कपल भी बोलते हैं। जब सुनो तो मैं बोल दूं कपल बैलेंस है या टॉर्क बैलेंस है। देखो नेट कपल 0 है। मेरे बच्चों सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट तो सारे पॉइंट मास का टॉर्क 0 हो जाता है। यानी कि मैं बोल दूं जिसके अबाउट टॉर्क बैलेंस हो जाता है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है। तो आजकल सेंटर ऑफ मास की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो नई डेफिनेशन है, उसमें ये m1 x1 बोलने की बजाय पता है क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां सारा मास कंसंट्रेट करते हैं, वो पुरानी बात हो गई। जहां ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस करते हैं, वो पुरानी बात हो गई। अब ये बोला जाता है सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां बॉडी का टॉर्क बैलेंस होता है। हेलो, याद है बाजार से चिड़िया विड़िया लाते हैं अपन, याद है पॉइंट पर अपने अंगूठे पे वो टिक जाती है, अपन हिलाते तो भी वैसी रहती है। याद करो। हेलो, हाँ, तो टॉर्क बैलेंस होता है। तो क्या मैं बोलूं 2 बातें सीखी अभी जो मैंने रामायण कही ना बच्चों कि भारी मास के करीब होगा हल्के दूर, तो एक तो मेरा कंसेप्ट बन गया। अब मैं लॉजिक लगा सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास भारी मास की तरफ होता है, या यूं बोल दूं भारी मास सेंटर ऑफ मास से कम दूर होता है। क्यों? क्योंकि उसका टॉर्क बैलेंस करना होता है हल्के मास से। तो जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है, वो कम दूरी पर वही टॉर्क बना देता है जो हल्का मास ज्यादा दूरी पर बनाता है।
क्योंकि टॉर्क होता है बच्चों फोर्थ इंटू फोर्थ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं बोलूं जब फोर्थ कम होगा, mg कम होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि हल्का मास दूर होता है, हल्का मास दूर होता है। अगर m2 हल्का है तो ज्यादा दूर होगा। हेलो, तो दो बातें, एक तो हल्का मास दूर, भारी मास करीब होता है सेंट्रो मास के, दूसरी बात है टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं, सेंट्रो मास के बहुत टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं बोल दूं भारी मास का करीब होना जरूरी है टॉर्क बराबर करने के लिए। तो भारी मास का mg ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस कम होगी, और हल्के मास का mg कम हो गया तो डिस्टेंस ज्यादा होगी और टॉर्क बैलेंस हो गया। खत्म। अरे सीख ली दो बातें, अब आ जाओ। अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि सर ने यार पता नहीं क्या क्या बात बोली, लेकिन इसका रिजल्ट जब तुम्हारे काम आएगा तुम्हारे को मजे आ जाएंगे। तुम फिर से इस बात को समझना चाहोगे कि सर ने क्या बोली थी, पीछे जा जाके इस वीडियो को बार बार देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तब इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि यार सर ने वास्तव में इस बात में मेहनत तो बहुत करी थी, लेकिन इस मेहनत का आउटपुट बड़ा जबरदस्त है। हमारे को थोड़ी कम समझ में आई, लेकिन जब आउटपुट आया, जब उसका आउटपुट तगड़ा आया, तो हमारी इच्छा हो गई कि हम भी समझे उस बात को। चलाओ आउटपुट देखते इसका। चला जा, आजा मेरे बच्चे, अभी मैंने कंटिन्यूअस बॉडी पढ़ाई नहीं। चला जा, रुक जा। ये 6 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर है। दिस इज 1 kg मास, दिस इज 2 kg मास, दिस इज 2 kg मास, या चलो हाँ 2 kg मास, एंड दिस इज 4 kg मास। आराम से बच्चों, सेंट्रो मास के ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट, सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट, सेंट्रो मास x, y, a 3,3, B 2,2, C 4,4, D 4,3। चलो बच्चों ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ हाँ बोलो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अब जो बच्चे m1 x1 m2 x2 से करते थे वो सब बर्बाद। बिना m1 x1 के, बिना m2 x2 के करूंगा सर, ऐसे कैसे कर लोगे आप? डिस्क्रीट मास के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ही वही है, m1 x1 प्लस m2। नहीं, उसका निचोड़ मैंने लेके उसको साइड में कर दिया। सर क्या निचोड़ लिया? मैंने एक बात सीख ली, भारी वाले की तरफ होता है सेंट्रो मास। खत्म। हेलो हेलो, अच्छा, और कई बार इस बात से काम नहीं चलेगा तो मैंने एक और बात सीख ली कि मास के उल्टे रेशो में होता है। याद है m1 m2 by m1 बराबर x1 by x2 आया, मास के उल्टे रेशो में, मास के उल्टे रेशो में। हेलो सर, ये मास के उल्टे रेशो वाली बात बताओ। इधर से बताता हूं, याद है मैंने तेरे को क्वेश्चन दिया था 1 kg 2 kg, इसकी वापस बात करता हूं। 1 kg 2 kg, याद है इसको अपन ने कैलकुलेशन करके सॉल्व किया था। 1 kg 2 kg, याद है ये 2 किलो 1 किलो 0,0, और याद है 6,0। याद है तेने कैसे सॉल्व किया था? मैं बताता हूं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तूने क्या? मैंने भी ऐसे किया था, और 4,0 आया था। याद कर, सारा 3 किलो 4,0 पे रखा था अपन ने। हेलो, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा जैसे पहले करता था। तो सर कैसे करोगे? हटा इसको, ऐसे नहीं करूंगा। तो सर फिर कैसे करोगे? नहीं, मैं बोलूं ये 6 मीटर की डिस्टेंस है, हटा कोऑर्डिनेट में, बोलूं 6 मीटर का सेपरेशन है। हेलो, क्या मैं बोलूं सेंट्रो मास भारी की तरफ होगा, आधे से इधर होगा। सेंट्रो मास भारी की तरफ होगा, ये सेंट्रो मास भारी की तरफ। देखो, भारी से कम दूरी पे बनाया है, देखो। हेलो, अच्छा, क्या मैं बोल दूं ये x2 है, ये x1 है। याद कर, ये x2 है, ये x1 है, और याद है ये m2, ये डबल है, ये m1 है और ये m2 है। मैं बोल दूं अगर m2 डबल है, और याद है m1 x1 बराबर m2 x2 करना है, तो मैं बोल दूं भैया तेरा मास डबल है तो तेरी डिस्टेंस आती होगी।
भैया M2 अगर 2 किलो एक की जगह डबल है तो बोल दो डिस्टेंस आती होगी, तो क्या मैं बोल दूं x1 डबल होगा। M2 डबल M2 2 kg है और M1 1 kg, तो मैं बोल दूं x2। M2 अगर डबल है 2 किलो है तो बोल दूं x2 x1 का आधा होगा, या मैं बोल दूं x1 डबल होगा। तेरा मास डबल है तो मेरी डिस्टेंस डबल होगी, तो बोल दूं मास के उल्टे रेशो में। भैया तेरा मास 2 गुना तो मेरी डिस्टेंस 2 गुना, या यूं बोल तेरा मास 2 गुना तो तेरी डिस्टेंस आधी। मास के उल्टे रेशो में डिस्टेंस होती है, तो बोल दूं जितना भारी उतना पास होगा सेंट्रोमास, जितना हैवी मास होता है सेंट्रोमास उसके करीब होता है। हेलो हेलो Yes. तो मैं बोलता बच्चों ये मास डबल है तो डिस्टेंस आधी होगी, तो बांटो इसको 2:1 में। 6 मीटर को 2:1 में बांटो, तो 6 मीटर को 2:1 में बांटो, तो मैं बोलता इधर से 1 इधर से 2, 2:1 इधर से, तो 3 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा 2 मीटर का, तो मैं बोलता 2 मीटर का ही हो जाएगा, 4 मीटर का ही हो जाएगा, तो मैं बोलता भारी से 2 मीटर दूर होगा, तो आ गया आंसर 2 मीटर और इधर से 4 मीटर। और मैं बोलता जो इधर से दूरी होगी वही तो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये ओरिजिन था, तो ये 0,0 है, तो मैं बोलता यहाँ से 4 मीटर आगे 6,0 आएगा, खत्म किस्सा। 4,0 आएगा, बोलो। Yes. चलो आ जाओ। देखता हूँ कितना समझ में आया। रुक जा अभी रुक जा, देखता हूँ कितना समझ में आया। तो मैं बोलूं भारी के करीब होता है सेंट्रोमास और मास के उल्टे रेशो में होता है। सेंट्रोमास से दूरियां मास के उल्टे रेशो में होती है, जितना भारी उतनी कम, 3 गुना भारी 3 गुना कम, 4 गुना भारी 4 गुना कम। सर और समझाओ, ये ले और समझाया। ये ले अपना था, ये 4 किलो, बिना पेन चलाए ये 1 किलो, और ये दूरी है 10 मीटर, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है 10,0 और ये 0,0। सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट बता फटाफट फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं बोलूं मास का रेशो 1:4, मास 1:4, तो डिस्टेंस हो जाएगी, ये मास है तो बोलूं डिस्टेंस हो जाएगी 4:1, तो बोलूं इधर से 4 गुना और इधर से 1 गुना, तो बोलूं यहाँ से 2 मीटर आ जाएगी। सेंट्रोमास इधर से 2 और इधर से 8, खत्म। सर मजा आ गया, सही कह रहे थे आप, सही कह रहे थे सर कि बहुत ज्यादा शानदार एप्लीकेशन है, तो बिना पेन चलाए होने लग गए सर। भारी के करीब होगा और लॉजिक से ही काम हो जाएगा, कई बार तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, भारी के करीब से ही आंसर आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. अरे बेटा इतनी जबरदस्त चीजें बताऊंगा आगे, ये जो छोटी सी चीज मैंने बताई है ना M1 x1 बराबर M2 x2, या सेंट्रोमास भारी के करीब होता है, इससे अपन पूरे सेंट्रोमास में तबाही मचा देंगे। चलो ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलो Yes, sir. चलो अभी देखते हैं 4,3। हाँ अब आ जा। अब इधर देख, अब इस पे कैसे सोचोगे सर? अब तो आपका कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि 4-4 मास रखे हैं, अब तो सोचा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सोचा जाएगा, हम 2 एट ए टाइम 2 को लेंगे। आ जाओ सर, कैसे? ये लो, इन 2 को लिया तो मैं इन 2 का सेंट्रोमास यहाँ, ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहला कराया था, याद कर। 1 kg 2 kg 6 मीटर, यही तो देता थे, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया, 4,0 आ गया। हेलो हेलो, और बोल दो 3 किलो रख दिया। 3 किलो रख दिया यहाँ, क्यों? क्योंकि डबल मास है तो थोड़ा सा भारी मास के करीब होगा सेंट्रोमास, तो बोल दो सेंट्रोमास 2 किलो आएगा, तो बोल दो 3 से ज्यादा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। Yes, sir. वो इन 2 का निकाला थी, बताओ ऊपर वाले 2 का, तो बोल दो इसमें भी वही देखो 1:2, 1:2 मास, तो डिस्टेंस 2:1, तो बोल दो फिर से इसका भी 4 आएगा। किस्मत अच्छी अपनी, वो भी डबल था तो जस्ट इसके ऊपर 4,0 पे आया, लेकिन यहाँ 6 किलो रखूंगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के मास, तो इन दोनों का सेंट्रोमास ये तो यहाँ 6 किलो रखूंगा, इन दोनों का ये तो यहाँ 3 किलो। याद है, सारे मास को उस जगह रख देते हैं, व्हाट इज सेंट्रोमास, सारे मास को वहां एज्यूम कर लेते हैं। ठीक सर, और इसके भी कोऑर्डिनेट 4,0, सॉरी 0 नहीं, ये तो 4,6, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 6 है ना इनका, इसका 0,6 है, इसका 6,6 है, तो मोदू ये आ जाएगा 4,6। तो मोदू वो 6 किलो और ये 3 किलो, तो मोदू दोनों के x कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा आएंगे, x कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा, 2 बचे। x कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा 2 बचे, क्योंकि दोनों में भारी मास आगे रखा है। Yes, sir. अच्छा सुन, सुन y कोऑर्डिनेट के बारे में बता। y कोऑर्डिनेट, Sure. y कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा 3 से कम। अब ये 2 बचे, चारों का सेंट्रोमास में से 2 का निकाल लिया, अब ये 2 बचे। इन 2 में बता मिड में आएगा, मिड से ऊपर या मिड से नीचे? इन 2 को देख, बाकी 4 को ये भूल जा इनको, इन 2 की जगह ये आ गया, इन 2 की जगह ये आ गया। इन 2 को देख, फिर से वही कंसेप्ट, भारी की तरफ बता, दोनों में से भारी कौन है? ऊपर वाला, तो मैं बोलूं ऊपर वाला भारी है, तो मैं बोलूं थोड़ा सा ऊपर आएगा सेंट्रोमास, यहाँ गई, तो मैं बोलूं x में भी आगे आएगा और y में भी ऊपर आएगा, क्योंकि ज्यादा मास आगे और ऊपर रखे,
हेलो, यस सर, तो मैं बोल दूं सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आ गए x में 4 और y में भी 4, क्योंकि इसमें भी रेशो देखो 2:1 आ रहा है, ए 1:2, तो मैं बोल दूं उल्टा 2:1 में डिस्टेंस आएगी तो 6 मीटर को, ए y में भी 6 मीटर है तो 6 को 4 और 2 में बढ़ गया, तो घर पे सोचना 4,4 आ जाएगा। बोलो, तो बोल दूं y में भी मिड में नहीं आएगा, y में भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर भारी मास रखा है, तो y में भी 3 से ज्यादा होगा और x में भी 3 से ज्यादा। खत्म। यस सर, तो मैं बोल दूं जब मोर देन 2 मास दिया हो तो दो दो को लेके सोच लो। जैसे देख वहां 3 दी है, सोच के बता, वहां 3 मास रखे देखो, 1 kg 1 kg और ऊपर भी 1 kg, कोऑर्डिनेट दिए सबके 6,0 -6,0 और 0,6। अब बताओ कैसे सोचोगे? तो बताओ सबसे पहले किन दो को डील करोगे? तो मैं तो इन दो को करूंगा, क्योंकि जिनमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 तो इनका आसान होगा। तो बताओ इन दोनों का सेंटर मास क्या होगा? तो मैं बोल दूं इन दोनों का सेंटर मास सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल मास है। देखो दोनों बराबर मास है तो बिल्कुल मिड में आएगा, क्योंकि दोनों मास से बराबर दूरी होगी, ये 6 ये 6, तो बोल दूं सारा मास 2 किलो यहाँ आ जाएगा। बोलो, तो सारा 2 किलो मास ही आ जाएगा 0,0 पे। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. यस सर, तो बोल दो अब इनसे मतलब नहीं रहा, हट गए। अब इन दो की जगह इन दो का रिप्रेजेंटेटिव ये हो गया। अब ट्रांसलेटरी मोशन सोचनी होगी तो मैं इन दो को नहीं इस अकेले को सोचूंगा। अब बताओ ऊपर वाले का और इसका सेंटर मास क्या होगा? तो मैं बोल दूं कंफर्म y एक्सिस पे होगा तो x तो 0 होगा, कंफर्म y एक्सिस पे होगा, इसी लाइन पर होगा, तो बोल दो x 0 हो गया। तो ये 3 में से अब बता मिड में मिड से ऊपर या मिड के नीचे? मिड से नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे भारी है, तो मैं बोल दूं सेंटर मास मिड से नीचे आ जाएगा। हेलो, यस सर, सेंटर मास मिड से नीचे आ जाएगा। बोलो, तो बोल दूं आंसर विल बी लेस देन 4। हेलो, एक ही ऑप्शन था लेस देन 4 भाई ने। खत्म। Yes, sir. सर वास्तव में चीज तो जबरदस्त बताई आपने, सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई, सारे m1 x1 गायब हो गए। बोलो, हाँ, लेकिन आपको आने जरूर चाहिए, वो आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें वैल्यू रखना कोई बड़ी बात नहीं हो तो कोई भी रख लेगा। ओके, चलो सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह पढ़ाते रहो। कल और आज की शुरू में जैसे पढ़ाया था वैसे मत पढ़ाओ सर। बच्चों वो बेस जब तक नहीं बनाऊंगा, बच्चों जो चीज तब लगती है वही तो सिखा के जाती है। ओके, हाँ चलो आ जाओ। अब देखो मैंने तो तेरे को पॉइंट मास का सिखाया और मैं तेरे को अजीब अजीब से मास दे रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या ये मैंने पढ़ाया तेरे को ऐसा अजीब सा? नो सर। क्या कर लेगा तू? यस सर, Yes, sir. कोई बच्चे बोल रहे नहीं सर। सर ये करना छोड़ो, उनका तो बात तक नहीं करेंगे जिस तरीके से। हाँ, हम तो सर आपसे किसी फिजिक्स के टीचर से बात ही नहीं करते सर। वी हेट फिजिक्स एंड फिजिक्स के टीचर। चलो ए बच्चों इधर देख, बच्चा नफरत करने से कुछ नहीं होगा। हाँ ये 4 है डिस्टेंस है बच्चों, और ये 6 है। हाँ, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बताने, ये h लिखा है, बिल्कुल सिमेट्रिक h है। ओके, हाँ ये h लिखा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास a को मास 3 है, b 2a को मास 4 है, c 2a को मास 2 है, d 2a को मास 3 है। क्या बी क्या बॉम्बे या दिल्ली? हाँ दिल्ली। क्यों दिल्ली? बिना पेन चला कैसे कर दिया तेने? क्या मैं बोल दूं बच्चों एक्स एक्सिस में भी सिमेट्रिक है, देखो दो टुकड़े करो बीच में से। तो मैं बोल दूं मेरे को ये तो नहीं पता पॉइंट मास है या नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं जितने भी पॉइंट मास बनेंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा मिड में आएगा। ये 2 टुकड़े कर दे यहाँ आएगा, ये 2 टुकड़े कर दे यहाँ आएगा, ये 2 टुकड़े यहाँ, ये 2 टुकड़े यहाँ, तो सबके सेंटर मास छोटे छोटे इस लाइन पर आएंगे। तो मैं बोल दूं नेट सेंटर मास इसी लाइन पे आना है,
तो इस एच के दो आधे आधे टुकड़े कर दूं तो बोल दूं कोई से भी दो टुकड़े उठा लो, उनका सेंटर मास मिड में आएगा, क्योंकि जैसा इस लाइन के राइट साइड में एच है, आधा एच है, वैसे ही लेफ्ट साइड में आधा एच है, तो बोल दूं पूरे आधे एच और आधे एच का सेंटर मास इस लाइन पर आएगा जो मैंने बनाई है। तो मैं गारंटी लेता हूं पूरे सिस्टम का सेंटर मास इस लाइन पर लाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म 2a होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म 2a होगा। ये 3 बचे। हेलो, एक्स कोऑर्डिनेट की गारंटी लेता हूं 2a होगा। हेलो, Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट के बारे में, व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? तो बोल तू वाई कोऑर्डिनेट भी कंफर्म बीच में होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर नीचे भी सिमेट्री है। तो बोल तू जैसा ऊपर वैसा नीचे है, तो मैं बोल तू यहाँ पे जो भी मास रखा तुमने वैसा का वैसा मास यहाँ रखा होगा। ए जैसे ये 2 टुकड़े बनेंगे यहाँ, वैसे ये 2 टुकड़े, और मैं बोल तू ये मास सेम है तो इनका सेंटर मास यहाँ आएगा। और मैं बोल तू जैसे ये 2 मास रहोगे इनका सेंटर मास यहाँ होगा, जैसे इन 2 मास का सेंटर मास यहाँ होगा, फिर इन 2 का यहाँ आएगा। तो बोल तू ऊपर नीचे भी सिमेट्री, तो सारा मास इन दोनों लाइन पर होगा, यानी कि यहाँ होगा। तो इन दोनों लाइन पर लाई करवाना, तो इस जगह के अलावा कोई जगह ही नहीं है। तो वो तो सारा सेंटर मास y में 3a पे और x में 2a पे आएगा। तो y में 3a पे और x पे 2a पे। तो मधु ये आंसर इज दिस, y में 3a और x में 2a। खत्म। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चले आगे। तो सर सेंटर मास समझ में आया? करो यहां तक, नोट करो फटाफट फास्ट। हेलो, हटा दो बच्चों। हाँ Open, sir. हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो। तो सर हम दिमाग लगा लगा के काम बिल्कुल कर लेंगे। इधर देखो, ये देख, अगर ऐसा दे दो तो बच्चों, एसिमेट्रिक दे दो थोड़ा सा, तो दिमाग लगा लोगे क्या? ये पढ़ाई नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरा माइंड चेक कर रहा हूं कि तुम सोच कितना अच्छे से पाते हो सेंटर ऑफ मास में। हाँ, वही देखो 4 है और वही 6 है। हाँ, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक्स सेंटर मास, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास एक्स कोमा वाई। ए 2a कोमा 3 है, बी a कोमा 3 है, सी 2a कोमा 4 है, डी 3a कोमा 3 है। बोलो, BG. सबसे पहले बताओ। रुको 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 रुको, आराम से आराम से। सबसे पहले बताओ, हेलो, सबसे पहले बताओ, ये जो x बराबर 2a वाली लाइन है बिल्कुल बीचों बीच, क्या सेंटर मास इस लाइन पर लाई करेगा x कोऑर्डिनेट? अगर मैं x पे छोटे छोटे टुकड़े बनाऊं उसके, तो क्या x कोऑर्डिनेट यहां लाई करेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ यहां लाई करता है, ये नहीं होता तो ये पोर्शन गायब होता, तो इस पोर्शन को गायब कर दो और इस पोर्शन को गायब कर दो। मैं बोलूं एक्स्ट्रा मास है, तो मिड में लाई करता। हेलो, अगर ये 2 मास जो मैंने हटाए वो नहीं होते तो x बराबर 2a होता। Yes, sir. तो मैं बोलता बच्चों, अभी 2a तो नहीं होगा, 2a तो नहीं होगा, अब 2a तो नहीं होगा, 2 गए। अच्छा, 2a से ज्यादा होगा या कम होगा? एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर मास का इधर होगा या उधर होगा? 2a वाली लाइन के इधर होगा या उधर होगा? लेफ्ट या राइट? कम. हाँ, कम होगा। क्यों होगा कम? क्यों होगा कम? क्योंकि ज्यादा मास इधर है, ज्यादा मास लेफ्ट साइड में। बोलो, तो बोल दूं एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा बच्चों वो 2a से कम आएगा। बोलो बच्चों, तो बोल दो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास विल बी लेस देन 2a। Yes, sir. तो बोल दो 2a से कम आएगा, तो बोल दो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन 2a। हेलो, तो बोल दो एक्स कोऑर्डिनेट 2a से कम होगा। खत्म। दिस इज द लॉजिक। ये सोच से ही हो गया सर। Yes, sir. सर बड़ा अच्छा लग रहा है, सर बड़ा अच्छा लग रहा है सोच सोच के करना। अच्छा सर, ये तो सुनो, ये तो हो गया सर डिस्क्रीट कम कंटीन्यूअस बॉडी, मतलब थी तो कंटीन्यूअस लेकिन सोचा डिस्क्रीट की तरह। लेकिन सर अगर पूरी कोई कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट हो सर, वो एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन डीएम, वो कब लगता है फॉर्मूला? बताता हूं।
कंटिन्यूअस बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना हो। अच्छा इसमें भी बच्चों कई बार जरूरी नहीं है, लॉजिक से दो आंसर दे दिए, मान लो a,3 है और 1.5 a,3 दे दिया, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको मेथड्स पे जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन 99.99% बिना सॉल्व किया हो जाएगा। मेथड्स क्या है वो बता रखा मैंने, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। अरे ये देखो, ए सुन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सुन, मान लो ये क्वेश्चन है, अभी मैंने दिया था 1 kg, याद है? 1 kg 1 kg और 1 kg दिया था ना अभी, 0,6 -6,0 और 6,0 याद है दिए थे, और मैंने सेंटर मास पूछा था, लॉजिकली आ गया था यहाँ पे। याद कर, 4 से ये याद है, 3 से कम भाई वाली लाइन में नीचे क्योंकि यहाँ 2 किलो आ गया था। Yes, sir. तो x को कोऑर्डिनेट 0,2 एक ही दिया था, एक 0,3 दिया था, एक 0,4 दिया था, लेकिन अगर मैं 0,1 भी दे देता आप क्या करते? तो मैं बोल दूं इस वाली लाइन पर होगा और 3 से नीचे होगा, ये लॉजिक लग गया। अब ये 2 आंसर बच गए, 2 कट गए, अब सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करना पड़ेगा, अब सोल्व कैसे करोगे? m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, तब फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? तो जरूरी हो तो ही लगाना फॉर्मूला, याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। बोलो Yes, Yes, sir. sir. समझ गए? तो अब आप जब 2 ऑप्शन, 3 के नीचे 2 ऑप्शन है, 0,2 और 0,1, तो सोल्व कर लो अपने आप। और मैं तो कह रहा हूं मास के उल्टे रेशो में बांट के करो, अभी भी फॉर्मूला मत लगाओ, मास के उल्टे रेशो में बांट लो 6 को, तो मतलब 6 को 2:1 में बांट लो, अपने आप आ गया 2 और 4, खत्म। हेलो, सब सिखा रखा है। जो मैं बोल रहा हूँ बात तुम्हें समझ में आ रही है जिन्होंने क्लास अटेंड करी है? बोलो। Yes, sir. मैं तो मास के उल्टे रेशो में बांट के काम चलाऊंगा। ओके सर, आपको बताओ XDM वाला फॉर्मूला क्या लगता है? आजा, इफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए L लेंथ रोड इज लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x। रेखीय मास, लीनियर मास डेंसिटी का होता था रेखीय मास घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। एक रोड जिसका लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, यानी कि यूनिट लेंथ पर मास, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, यूनिट लेंथ पर मास ये है। ये यूनिट लेंथ का मास है, इसको ज्यादातर लैम्डा से लिखते हैं, और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ए कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट इनटू x। ओके, हेलो हाँ, रोड की लेंथ है ना, ध्यान रखना। तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताना, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये रोड ऐसे रखी है, x एक्सिस पे, ये तो मैं बोलूं इसका लास्ट कोऑर्डिनेट l,0 पे आएगा। अगर पहला कोऑर्डिनेट 0,0 पे, तो क्योंकि रोड की लेंथ है, तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताना है, देन सेंटर ऑफ मास। अब कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओके, अरे बोलो। तो ए बता रहा हूं, 2l/3,0, b l/3,0, c l/2,0, d 4l/5,0। अब सुनना मेरी बात बच्चों ध्यान से। सबसे पहले तो लगाओ दिमाग, सबसे पहले लगा दिमाग और बता कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते आराम से। अच्छा, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, बात है, लेकिन चारों ऑप्शनों में y कोऑर्डिनेट 0 दिया, मेरी दाल ही नहीं गली। देखो, हेलो, चारों ऑप्शनों में y कोऑर्डिनेट 0 देखो, तो मुझे कोई फायदा नहीं मिला, दाल नहीं गलने का मतलब कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, अब दिमाग लगा मेरे बच्चे, मैंने जैसे सिखाया था, पॉइंट मास में जैसे सिखाया था वैसे सोच के देख। 12 नहीं होगा, 12 का लिखा मैंने, 12/3 है, तो 12 तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। बी और सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बी और सी? किसी बच्चे ने बोला बी और सी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बी और सी? आगे जैसे डेंस हो रहा है तो फिर आगे की साइड मास ज्यादा। बिल्कुल सही बोला है, इस बच्चे ने सबसे ज्यादा दिमाग लगाया। क्लैपिंग फॉर दिस स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आगे जाने पर मास ज्यादा हो रहा है। बच्चों, हमेशा डायग्राम को लॉजिकली करेक्ट बनाओ।
जो बच्चे डायग्राम सही नहीं बनाते जल्दी करते हो बर्बाद होते हैं। क्या मैं बोल दूं ए इसका मतलब समझ, क्या मैं बोल दूं लीनियर मास डेंसिटी x बढ़ने के साथ बढ़ रही है का मतलब आगे जाने पर रोड पर यूनिट लेंथ पर मास बढ़ रहा है, यानी कि रोड भारी होती जा रही है। ए जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है वैसे यूनिट लेंथ पर मास बढ़ रहा है, यानी कि आगे जाने पर रोड भारी हो रही है। तो क्या मैं बोल दूं दिस रोड विल नॉट लुक लाइक दिस, दिस रोड विल लुक लाइक दिस। ये रोड ऐसी नहीं लगेगी, x बराबर 0 पर लीनियर मास डेंसिटी 0 है, ए नेग्लिजिबल। मैं बोल दूं आगे जाने पर बढ़ रही है, ये रोड ऐसी दिखेगी। हेलो इट विल लुक लाइक बेसबॉल का डंडा। बोलो आगे जाने पर मास बढ़ रहा है। हेलो दिस रोड विल बी हेवियर टुवर्ड्स L, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन हेवियर होगी। एज वी मूव आगे की तरफ वैसे वैसे रोड भारी होती जाएगी, मास बढ़ता जाएगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. हेलो बच्चों, Yes, sir. हेलो बच्चों। Yes, sir. हाँ तो क्या मैं बोल दूं अगर रोड यूनिफॉर्म होती, अगर पूरी रोड एक जैसी होती, होमोजीनियस होती, तो बोल दूं एग्जैक्टली मिड में सेंटर ऑफ मास आता। अगर पूरी रोड की मास डेंसिटी कांस्टेंट होती, अगर इस क्वेश्चन में लेम्डा बराबर लेम्डा नॉट कांस्टेंट देता, यूनिट लेंथ का मास कांस्टेंट देता, पूरी रोड एक जैसी होती, तो मैं बोल दूं बिल्कुल सेंटर पे आता, सेंटर मास बिल्कुल मिड में आता, तो आंसर L/2 आता। क्योंकि पता है दोनों तरफ मास एक जैसे होते हैं, यहां और यहां, इसका सेंटर मास यहां, फिर यहां और यहां सेंटर मास यहां, फिर यहां और यहां सेंटर मास यहां। बोलो बिल्कुल मिड में आता। बोलो हेलो Yes, sir. अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? सेंटर मास मिड में या भारी की तरफ, भारी के करीब होगा या मिड में होगा? बारी की तरफ। भारी की तरफ। याद है मैंने पहले आज यही सिखाया, m1 x1 बराबर m2 x2। सेंटर मास हमेशा भारी मास के से जिसका m ज्यादा होता है उसका x कम होता है, तो मतलब इधर m ज्यादा है तो मतलब x कम होगा। सेंटर मास विल बी तो मिड पॉइंट से आगे की तरफ, तो मैं बोलूं सेंटर मास बिल्कुल मिड में नहीं होके आगे होगा थोड़ा, मैं बोलूं बिल्कुल मिड में नहीं होके, मैं बोलूं आगे होगा। सेंटर मास विल लाई एट दिस पॉइंट, सेंटर मास मिड से आगे होगा, सेंटर मास मिड से आगे, तो बोलूं L/2 से ज्यादा आएगा, L/2 से ज्यादा आएगा तो दो बचे, क्योंकि दिस इज 0.67 L, 0.67 और 0.67 0.5 से ज्यादा होता है। L/2 0.5 होता है, ये 0.5 L है, तो बोल दो 0.5 L से तो आगे होगा, L/2 से तो आगे होगा। बोलो तो बोल दो ये और ये होता है बच्चों 0.8 L, तो बोल दो ये दोनों पॉइंट है 0.5 L से ज्यादा है, 0.8 L और 0.67 L दोनों 0.50 L से ज्यादा है, तो बोल दो इन दो में से एक आंसर होगा। हेलो तो बोल दो लॉजिक लगा के मैं यहां तक तो पहुंच गया। बोलो बच्चों अब कैसे करूं, अरे अब कैसे करूं बोलो, अरे अब कैसे सॉल्व करोगे? बोलो बच्चों, सोचो मैं 1 मिनट आया। हाँ बच्चों बोलो। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये समझ में आ रहा है सर क्या होगा? अब निकालेंगे कैसे सर? अब दो ऑप्शन, अब क्या करें? बस यही तो सिखाना चाहता हूं तेरे को, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बोल दूं बच्चों दिस इज कंटिन्यूअस मास, ये सतत रूप से रखा है तो इंटीग्रेशन विल बी यूज। तो अच्छा मेरे को x सेंटर ऑफ मास ही निकालना, y कोऑर्डिनेट 0 का है तो लॉजिकली पता है, तो जबरदस्ती y मत निकालो, निकाल के होगा क्या y डायरेक्शन में सारे कोऑर्डिनेट 0 है, तो x निकाल रहा हूं तो बोल दो s dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। अब सुनना मेरे बच्चे, इधर सुन, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से L तक। हाँ अब सुनो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये x dm का मतलब क्या हुआ, बताता हूं। क्या मैं बोल दूं सुना, अब यहाँ पे डायग्राम आप ही बना रहा हूं, क्या मैं बोल दूं ये रोड अजीब सी ऐसी है, तो बोल दूं x पे जाके dx का एलिमेंट लो, क्योंकि देखो अलग अलग मास है, एक तो मास अलग अलग है और एक वो रखा अलग अलग जगह पे, कोई 0,0 पे रखा है, कोई L/2,0 पे रखा है, कोई L/4,0 पे रखा है, कोई 3L/L,0 तक मास रखे हैं, तो बोल दूं सारे मास अलग अलग जगह रखे हैं, तो बोल दूं ये तो एक तरीके से खूब सारे मास का कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे डिस्क्रीट में तो 1 2 3 4 रखे थे मैंने, याद करो स्क्वायर पे 4 रखे थे, ट्रायंगल पे 3, मैं बोल दूं यहाँ पे तो खूब सारे मास रखे, तो मैं x पे जाके dx का एलिमेंट ले रहा हूँ, ये x पे गया और dx का एलिमेंट लिया, x पे जाके dx का एलिमेंट। हेलो मैं बोल दूं x पे जाके dx का एलिमेंट लिया और मैं बोल दूं ये छोटा सा मास रखा है यहाँ, बोलो बच्चों। Yes, sir.
एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लिया और मैं बोलूं उस जगह पर ये छोटा सा मास रखा है, बताओ इस छोटे से मास का वैल्यू कितनी होगी? तो मैं बोलूं इस मास की वैल्यू होगी बच्चों dm बराबर इस छोटे से मास की वैल्यू होगी dm बराबर जो भी यूनिट लेंथ का मास है इनटू dx। यूनिट लेंथ का मास इनटू dx, इसका लेंथ। तो मतलब छोटे से एलिमेंट की लेंथ अगर dx है तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों लेमडा dx, वेयर लेमडा इज यूनिट लेंथ का मास, एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो भी होगा इनटू dx कर दो। ओके तो इस जगह का मास आ जाएगा। और मैं बोलूं यहाँ पे लेमडा बहुत अच्छा खासा होगा क्योंकि x ज्यादा है, और मैं बोलूं इस कोने में तो और ही ज्यादा x होगा, तो और ही ज्यादा। तो मैं बोलूं जैसा लेमडा वैसा मास, जितना लेमडा बढ़ेगा उतना मास बढ़ता जाएगा अपने आप। देखो तो मैं बोलूं अगर ये dx लेंथ यहाँ लूंगा तो थोड़ा मास ज्यादा आ जाएगा यार, यही dx लेंथ यहाँ लूंगा तो मास ज्यादा, वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो सर समझ में आ गई, लेमडा dx मास हो जाएगा। अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट x ही होगा क्योंकि x दूरी पे रखा, तो आ जाओ कितना रखूं? तो मैं बोल दूं यह x सेंटर मास जब निकालूंगा तो बोल दो बच्चों यहाँ पे ऊपर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट इनटू dm की जगह लेमडा dx अपॉन नीचे dm का इंटीग्रेशन और dm की वैल्यू लेमडा dx। तो बोल दो नीचे तो सिर्फ dm आया ही है और ऊपर x dm आया, तो एक x और आ गया, तो ऊपर आ गया x dm, नीचे है ये x dm, देखो ये x इनटू dm और नीचे सीधा dm। ठीक है सर, अब मैं बोल दूं इस लेमडा की वैल्यू रखो, तो मैं बोल दूं लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट x है। देखो लेमडा भी x के साथ वेरी कर रहा है, तो लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट x रखो। तो मैं बोल दूं यहां जाएगा बच्चों लेमडा नॉट इनटू x स्क्वायर। अगली लाइन में लिख रहा हूं, यहां लिखो थोड़ा छोटा करके। मैं बोल दूं यहां जाएगा बच्चों x इनटू लेमडा dx, ये dm हो गया, अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चों लेमडा dx, ये dm हो गया। और मैं बोल दूं जब यहां वैल्यू रखूंगा तो लेमडा की वैल्यू रखूंगा तो लेमडा की जगह लेमडा नॉट x रखूंगा तो ये x स्क्वायर dx बन जाएगा, और नीचे लेमडा की वैल्यू रखूंगा लेमडा नॉट x बन जाएगा dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, मैं बोलूं लेमडा नॉट कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, और ऊपर आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और नीचे आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और दोनों जगह लिमिट 0 से l रख दूंगा। रोड 0 से l तक फैली हुई है, x की वैल्यू 0 से l तक फैली हुई है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से l तक और दोनों का इंटीग्रेशन करा तो मैं बोलूं आ गया 12/3। तो ये सॉल्व करने का तरीका। तो मैं बोल दूं बच्चों जब भी मास कंटीन्यूअसली फैला हो तो इंटीग्रेशन से करते हैं, और इंटीग्रेशन करने का तरीका ये x पे जाके dx का एलिमेंट ले लो, उसका मास नीचे रख दो और इंटीग्रेट कर दो, और x dm ऊपर रख के इंटीग्रेट कर दो, खत्म। तो 12/3 इज द आंसर। तो दो तो लॉजिक से कैंसिल होगा, दो में से सॉल्व करने पे आया। तो बोल दो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। हेलो Yes, sir. करो, नोट करो इसको, नोट करो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंटीन्यूअस बॉडी की भी प्रैक्टिस हो गई आपकी कि कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। चले आगे, Yes, sir. चलो करो इसको, नोट करो, फिर कुछ ऑब्जेक्ट का मैं याद ही कर रहा हूं। अपने को ज्यादा इंटीग्रेशन करना नहीं है, अपने को सीधा याद रखना है क्योंकि अपने तो बीच पे कहीं काम आएंगे। तो इंटीग्रेशन यूं देखा जाए तो हेमीस्फीयर का भी इंटीग्रेशन होता है, सेमी सर्कल का भी होता है, सेमी डिस्क का भी होता है, पर इतने इंटीग्रेशन अपने को करने नहीं, अपने को सीधे याद रखना है। ओके मैं तरीका बता दूंगा करते कैसे इंटीग्रेट, पर अभी नहीं करूंगा। एक में ही देखो ना अपन ने ये छोटा सा इंटीग्रेशन करा तो ही बोर हो गए। क्यों? बोरिंग वाली चीजें ही है, ये तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। पर हाँ सर समझ में आ गया कि भारी की तरफ होगा तो आधी रोड से आगे होगा सेंटर ऑफ मास। ओके हेलो, चलो तो सर ये समझ में आ गई सारी बात। अब सर आप तो एक काम करो कि हमारे को ऐसी कंटिन्यूअस बॉडियां जितनी भी उन सब के सेंटर ऑफ मास याद ही करा दो, है ना, क्योंकि हमारे को कोई वहां पे डेरिवेशन तो फालतू सबके करने तो बैठेंगे नहीं, वहां पे हमारे को एप्लीकेशन यूज आएगा सेंटर ऑफ मास, है ना, और यूज आएगा तो सर हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो बच्चों देखो इधर देखो सेंटर ऑफ मास, तो कुछ नॉन बॉडी के कुछ नॉन बॉडी के कुछ नॉन के सेंटर ऑफ मास, कुछ नॉन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास याद रखे। हालांकि मैं कैसे सॉल्व करते वो भी बता दूंगा, पर फिर भी आप रट ही ले क्योंकि आपको तो डायरेक्ट काम आएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले सेमी रिंग, आधी रिंग, सेमी रिंग, इसका निकालते कैसे वो भी बता दूंगा मैं। सेमी रिंग तो ये आर रेडियस की अगर रिंग है और ये इसका सेंटर है, ये रिंग है, एक सेमी रिंग अर्धवलय है। बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? तो बोलो इसका सेंटर ऑफ मास सुनना, इस लाइन पर होगा, ये बात तो तय है वाई एक्सिस पे। अरे अगर ये वाई एक्सिस ले लो तो इस लाइन पर होगा, ये बात तो तय है ना, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है। देखो थोड़ा दिमाग भी साथ में लगाते हुए जाओ।
हेलो, Yes, sir. हाँ, और ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास की बच्चों, वो बॉटम से 2r/π होती है। कितनी होती है दूर? 2r/π। ये याद कर लेना आप, ए बॉटम से 2r/π। ये सेमी रिंग की होती है। 2r/π ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 2r/π। चले आगे, ए ये रट लेना। हाँ, ऐसे ही सेमी डिस्क, ए आधी चक्ति, तो वो तो इसका भी वाई लाइन पर होगा, क्योंकि सिमेट्री देखो। हेलो, सेमी डिस्क, सेमी डिस्क, ए आधी चक्ति, आधी चक्ति। बोलो, इसका कितना ऊपर होता है? तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों, ए ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है? किसी को याद है क्या? इसका तो 2r/π, इसका याद है किसी को? बोलो, 4r/3π। फिर भी चेक कर लेना बच्चों, ये फॉर्मूला है 4r/3π। कितना ऊपर होता है बच्चों? 4r/3π। बोलो, हेलो, हाँ, अब होता है हेमिस्फीयर, ए आधा गोला, अर्ध गोला, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। बच्चों ये याद रखना है, हेमिस्फीयर, और काम आते हैं, ध्यान रखना। ये हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, अर्ध गोला, आधे गोले का। बोलो कितना ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास? बताओ, कोई किसी को याद है क्या? r/2। कितना ऊपर होता है बच्चों? r/2 ऊपर होता है। तो आधे गोले का बच्चों r/2। ए ये खोखला हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, होलो, ए खोखला अर्ध गोला, खोखला, हेमी, होलो, होलो, होलो हेमिस्फीयर, खोखला आधा गोला। अच्छा, ए सॉलिड का, जैसे ये तो हो गई बच्चों आधी टेनिस बॉल, अब आधी स्पंज की बॉल ले लेते हैं, या आधा तरबूज ले लेते हैं। ए जो सॉलिड होता है अंदर से भरा हुआ, ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठोस खोखला गोला, ए सॉरी ठोस अर्ध गोला, ठोस अर्ध गोला। बोलो बच्चों इसका कितना होता है? ए ठोस अर्ध गोला, ये सेंटर से कितना ऊपर होता है? बोलो, किसी को याद है क्या? 3r/8। तो मैं बोल दूं ये होता है 3r/8। बच्चों सारे चेक करते रहना, कोई गलत नहीं लिख दूं मैं। 3r/8 तो बोल दूं ठोस खोखले, ठोस आधे गोले का 3r/8, ठोस आधे गोले का, सॉलिड हेमिस्फीयर का, जैसे आधा तरबूज, उसका होता है बच्चों 3r/8। अच्छा, कौन के पता है क्या? कौन, होलो कौन और सॉलिड कौन? एक होता है चॉकलेट कौन, जो अपन लाते हैं कैडबरी का चॉकलेट कौन, जो भी वोटेवर, जो भी बाजार में मिलता है आपके, वनीला का वो कौन, और फलाने कौन। तो एक तो वो सॉलिड होता है, और एक होता है होलो, जिसमें आधे स्कूप डाल के देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ तक नोट करो। ए चार चीजों को बता दिया, सेमी रिंग, सेमी डिस्क, आधा खोखला गोला, और हेमी सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड, हेमी होलो। तो एक का होता है r/2, एक का होता है 3r/8। चलो आगे, ये बच्चों रटने ध्यान रखना, मेरे को भी याद नहीं है, तुम याद कर लो। चले आगे, Yes, sir. हाँ हटा रहा हूं, चलो आगे बच्चों, तुम याद कर लो, मुझे नहीं याद है, साफ बता रहा हूं, पर आपको याद करने हैं। हाँ इधर देखो, कौन का बताओ, ये सॉलिड कौन बताओ, और ये होलो कौन? एक मिनट लिख दे, बनाने दे बच्चे, बताओ होगा कहां पे? तो बोल दो वाई एक्सिस पे। ए फिर सिमेट्री देखो, यहां पे भी सिमेट्री। तो ये तो वो टोपी जो आप पर डे में पहनते हो, मैं गॉड ब्लेस यू फलाना दिमाग। हाँ ये देखो, बोल दो यहाँ पे h/4, ए थोड़ा ज्यादा नीचे होता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा हेवी मास नीचे होता है, बोल दो थोड़ा नीचे होता है सेंटर मास। तो बोल दो बच्चे घेरा सेंटर मास h/4, और ये h/3, ये थोड़ा ऊपर होता है, ये h/3 बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो बोल दो h/3, ये याद कर लो बच्चों। ए कौन बहुत काम आता है, कौन के तो रट ही लेना,
ए सॉलिड कोन का बेस से H/4 ऊपर होता है और होलो कोन का बेस से H/3 ऊपर होता है। होलो कोन का थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है। बोलो। Yes, sir. यस सर। मैं बोल दूं ये सारे वो पॉइंट है जहां पे ट्रांसलेटरी मोशन का ये सारा मास माना जा सकता है। हम सारे मास को इन जगहों पर एज्यूम कर सकते हैं। हेलो। यस सर। चलो तो सर अब इनका यूज बताता हूं। अब देखो बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं कि हम इनको याद नहीं करके जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं हम तो याद नहीं करेंगे सर। क्या सोचते बच्चे? क्या सोचते बोलो? हम याद नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ, क्या होता है वो बता देता हूं। हटाओ, चलो आ जाओ। तो बच्चों एग्जाम में फिर ऐसा कुछ होता है। हाँ, एग्जाम में फिर ऐसा कुछ होता है अपने साथ। हाँ, वो ऐसी ज्योमेट्री बना के देते हैं और वो बोलते हैं दो एकदम दिखने में एक जैसे कोण वो इस प्रकार से रखे, ठीक है। और वो बोल देते हैं ऊपर होलो रखा है, नीचे सॉलिड रखा है। ए दो कोण, एक सॉलिड और एक होलो, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, बस एक अंदर से भरा हुआ और एक खाली है। उनको ऐसे रखा है और इन कोण की हाइट 12 मीटर है। दोनों कोण की हाइट 12 मीटर है। दीज आर 12 मीटर। तो 12 मीटर हाइट के दो कोण है, 12 मीटर ऊपर और 12 मीटर नीचे। और अब मुझसे बताओ सिस्टम का सेंटर मास क्या होगा? ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सिस्टम का सेंटर मास बताओ। और दोनों के मास सेम। अच्छा, कोण दिखने में एक जैसे लेकिन है अलग अलग मटेरियल के। इधर देखो, जो कोण अंदर से भरा हुआ है वो थोड़ा हल्के मटेरियल का बना हुआ है और जो कोण थोड़ा होलो है वो भारी मटेरियल का, और मास सेम हो गया। दोनों कोण 2-2 किलो के या mm मास के, सेम मास के। दोनों कोण का मास सेम है। यूं समझ लो ये आयरन का कोण बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, अंदर से भरा हुआ है। तो बोल दो एक स्टील की चादर का बना हुआ कौन है और एक प्लास्टिक का बना हुआ कौन है। तो ये पूरा भरा होने के बाद भी उतना ही मास है जितना इसका है। तो अब आपको बताना है सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो मैं बोल दूं बच्चों, सेंटर ऑफ मास ये बात तय है कि एक्स वाई एक्सिस की लाइन पर होगा। ये बात तय है वाई एक्सिस की लाइन पर होगा। बोलो हेलो। तो बोल दूं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आ जाओ, ए ऑप्शन दिया मैंने, ए 0,3, बी 0, बच्चों 4, सी 0,1/2 और डी नन। अब सुन मेरे बच्चे, सब में एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया था। मैं बोलूं मेरे लॉजिक सब फेल हो गए। सब में एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो मैं बोलूं मेरे लॉजिक सब फेल हो गए। अब वाई कोऑर्डिनेट बताओ, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? H/3 plus H/4. अब सुनो, H/3 plus H/4 नहीं करेंगे। अब सुनो, अब जिस बच्चे को एक एक कोण का सेंटर ऑफ मास नहीं पता वो सब बर्बाद हो गए। तो मैं बोल दूं सुनो, होलो कोण का सेंटर ऑफ मास H/3 थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है। तो बोल दूं ऊपर वाले कोण का सारा मास H/3 ऊपर रख दो। ऊपर वाले कोण का सारा मास, ऊपर वाले कोण के लिए ब्लू में काम कर रहा हूं। तो बोल दूं ऊपर वाले कोण का सारा मास m इस पॉइंट पर एज्यूम कर लो। कितना ऊपर? याद है होलो कोण का H/3 होता है और मैं बोल दूं H/3 12/3 4 मीटर आ रहा है। तो बोल दूं 4 मीटर ऊपर सारा मास मान लो। तो बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट 0,4 हो गए। हेलो, इसके 0,4 हो गए। बोलो यस सर। बोलो मेरे बच्चों। अच्छा, नीचे वाले कोण का आपको पता होना चाहिए H/4 पे होता है। तो बोल दूं नीचे वाले कोण का सारा मास H/4 यानी कि थोड़ा सा यहाँ होगा। तो मैं बोल दूं H/4 और H/4 आप सोल्व करोगे तो 3 मीटर आ जाएगा। बोलो। तो बोल दूं नीचे वाले का सारा मास 3 मीटर नीचे। तो बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट 0,3 हो गए माइनस के। माइनस हो जाएगा ये। हेलो। तो बोल दूं एक तरीके से अब 2 पॉइंट मास बन गए। एक 0,4 पे रखा है और एक 0,-3 पे रखा है। तो बोल दूं दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, 0,4 और 0,-3 पर 2 मास रखे। कितने m है। खत्म। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोलूं m1 y1। अब देखो अब वो फार्मूला काम आएगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट वाला m1 y1 प्लस m2 y2। अब जिनको फार्मूले याद नहीं सब बर्बाद हो गए। देखो लॉजिक लग गया, ठीक है, लॉजिक से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया लेकिन लॉजिक से पूरा नहीं होना है। तो बोलूं कई बार लॉजिक लगेंगे, कई बार नहीं लगेंगे। कई बार अब जिनको H/4 H/3 याद नहीं हो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिनको ये नहीं पता है कौन के सेंटर ऑफ मास का होता है वो सब बर्बाद। बोलो यार, बोलते नहीं हो एक तो
देखो m1y1 तो 4 इंटू m इंटू 4 m2y2 m इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 तो मधु ऊपर आ जाएगा 4 -3 तो 1 आ जाएगा m अपॉन 2l तो मधु आ गया 1/2 y कोऑर्डिनेट खत्म। यही था आंसर 1/2। बोलो हेलो। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से आधा ऊपर होगा, आधा मीटर ऊपर होगा। समझ गए? वैसे सुनना एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आते हैं। इधर देखो, ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो बच्चों ये 2 तो वैसे गलत हो गए, नेगेटिव वाले गलत हो गए। सर ये आपने कैसे दिमाग लगा लिया नेगेटिव वाले गलत? बता मैं नेगेटिव वाले कैसे काट दिए मैंने? डी को और बी को क्रॉस कैसे कर दिया मैंने? किस सोच से क्रॉस किया? कोई बताओ, मैं मान जाऊं तुम्हारे को। कैसे क्रॉस कर दिया मैंने? ऊपर वाला ज्यादा ऊपर है। हाँ, ऊपर वाला ज्यादा ऊपर है। इधर देखो, ये 4 ये 3 मास तो इक्वल है, लेकिन वो ऊपर है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। तो वो तो इनका ज्यादा, ये ज्यादा ऊपर है तो मिड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगर दोनों 3-3 होता तो बिल्कुल 0,0 पे आ जाता। हेलो यस सर। मेरे बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो। Yes, sir. करो, नोट करो। फिर एक दो होमवर्क दे रहा हूं घर के लिए, यहां तक नोट करो, फिर होमवर्क दे रहा हूं 1-2 जल्दी कर। नोट हटा दूं? अरे फोटो क्लिक कर। Yes, sir. हाँ अच्छा, अब सुनो। हाँ इधर देख, ये ऐसे दे देगा। अरे कुछ भी दे सकते हैं वो। ये लो, एक ऐसी ज्योमेट्री है, ये ऐसे नहीं आते हैं। ये एक आइसक्रीम स्कूप है, ये ले आइसक्रीम डाल दी इस पे, इस कोन पे आइसक्रीम डाल दी, बस ये सॉलिड स्फीयर बना दिया। बोल, ठीक है। इसकी रेडियस दे दी बच्चों 8 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? या 8 मीटर कर लो। अरे मैंने 8 मीटर, ये कोई ज्योमेट्री अजीब सी बनाई, बहुत बड़ी बनाई, ठीक है। तुम उस पर मत सोचो, 8 मीटर है। अरे बोल मेरे बच्चे, और इसका मास m है। मैं जानबूझ के मास सेम दे रहा हूं बच्चों। कई बार वो डेंसिटी सेम देता तो पहले मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके निकालना पड़ता है, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाना चाहता था ऐसे, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन अगर एग्जाम आगे तो छोड़ना पड़ जाएगा ट्यूशन। हेलो बोलो, बोलिए। और ये 12 मीटर नीचे, ओके। और ये सॉलिड कौन है? क्या है ये? सॉलिड कौन, और इसका भी मास m है। तो कौन भी भरा हुआ है, आइसक्रीम ऊपर भी भरी हुई है, और दोनों की डेंसिटी इस टाइप से एडजस्ट है कि दोनों का मास mm आ गया। तो मैंने तेरे लिए क्वेश्चन आसान कर दिया, मैंने दोनों के मास mm दे दिया बच्चों। इससे अच्छा तेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो मैं बोलूं सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा सेंटर ऑफ मास का, सिमेट्री से। बोलो ना, हेलो, बोल ही नहीं रहे हो यार। अरे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा ना बच्चों, इस लाइन पर होगा ना सेंटर मास। बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो मधु इस हेमिस्फीयर का ऊपर आएगा, बताओ कितना? एम मास के हेमिस्फीयर का ऊपर बताओ कितना? तो मधु 3r/8। सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 नहीं आ तो बर्बाद। जिन लोगों को नहीं आ रहा सब बर्बाद। और 3r/8 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 मीटर। r की वैल्यू रखो 8, मैंने जानबूझ के ऐसी दी ताकि 8 से 8 कट जाए। तो मैं सॉलिड हेमिस्फीयर का पता होना चाहिए कि 3r/8 ऊपर होता था। मैं बोलूं ये 3 मीटर आ गया। और मैं बोलूं सॉलिड कौन का कितना होता बोलो? तो बोलूं सॉलिड कौन का, सॉलिड कौन का याद है? h/4 नीचे। अरे बेस से h/4। तो बोलूं m मास का सॉलिड कौन है बोलो? और h/4 कितना आएगा बोलो? वो तो h/4 भी मैंने जानबूझ के ऐसा दिया 3 मीटर आ जाए। हेलो Yes, sir. अरे मेरे बच्चे, दोनों mm मास बन गए। एक 4 मीटर ऊपर और एक 3 मीटर ऊपर, एक 3 मीटर नीचे। मैं बोल दूं सेंटर ऑफ मास विल बी एट सेंटर। तो बोल दूं आंसर सेंटर ऑफ मास 0,0 पे आ जाएगा। हेलो यस सर। Yes, sir. अब समझ में आई बच्चों? मेरा एम ये नहीं है, मेरा एम तो ये सिखाना है कि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कैसे बर्बाद होगे। जिन लोगों का हेमिस्फीयर का 3r/8 नहीं पता हो बर्बाद, कौन का h/4 नहीं पता, सॉलिड का हो बर्बाद।
बोलो। Yes, sir. चलो, ए सर आपने होमवर्क तो दिया ही नहीं, खुद ने ही कर दिया। हाँ ये ले, ये होमवर्क, ये ले होमवर्क। ये आरआर रेडियस की, नीचे एक डिस्क है और ऊपर एक रिंग है, दिख रही है? ये ऊपर वाला है, नीचे डिस्क है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोलो, ऊपर रिंग नीचे डिस्क, दिख रही है क्या? बोलते ही नहीं है तो आके बैठ गए यहाँ पे बस, यस सर। जैसे पढ़ के मेरे पे एहसान कर रहे हो। ये देखो, ये देखो, मैं बोलता हूं ऊपर वाला मास भी है और नीचे वाला भी है। मटेरियल, ए मैं मास कभी चेंज नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो डेंसिटी देके तुम्हारे से कैलकुलेशन करवा सकता हूँ, पर नहीं, मेरा एम अभी सिर्फ ये फॉर्मूले याद कराने सारे। तो अब देखो, पहले कौन और स्फीयर ले लिया, 2 रिंग और डिस्क ले ली, ताकि सारे याद हो जाए तेरे को। एक क्वेश्चन में रिंग डिस्क ले ली, बड़ी स्टाइल से सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने, सब याद हो जाएंगे तेरे को अगर जिन्होंने 3 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो, क्योंकि स्फीयर भी आ गया, कोन भी आ गया और डिस्क भी और रिंग भी आ गई। ओके सर, तो दोनों के मास एम है, ये अपर मास एम, लोअर मास एम। सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट बताना। क्या मैं बोल दूं सेंट्रो मास वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट बताना, तो x तो 0 हो जाएगा और इसी लाइन पे आएगा बच्चों। हेलो, Yes, sir. चलो करो, ये नोट करो, होमवर्क है, घर से कर लेना, खुद कर लेना, होए तो ठीक, नहीं होए तो छोड़ देना। बताओ रिंग का कितना ऊपर होता है? 2r/π ऊपर होता है रिंग का बेस से, और याद है डिस्क का कितना होता है? हेमी डिस्क का है, सेमी रिंग का 2r/π, और डिस्क का होता है शायद 4r/3π। यस सर। करके लाना बच्चों, जो बच्चा करेगा वो सीखेगा। करो, नोट करो बच्चों, ये नोट करना फटाफट, बाकी बात करेंगे अगले टर्न पे।